अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अहमद भट्ट और यह है आपका फेवरेट डिजिटल प्लेटफॉर्म आप डिजिटल, जहां पर मैं आपके लिए ला रहा हूं आज की होने वाली सियासी अपडेट्स और उनके पीछे रोनमा होने वाले वाक़यात जो बज़ाहिर हमारे सामने नहीं आ पाते और हमारा मीडिया उसको पोर्ट्रे नहीं करता, लोगों के सामने नहीं लाता। आज हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में कि फवाद चौधरी के साथ अदालत में क्या हुआ। इसके अलावा मरीम नवाज़ की वतन वापसी है हमारे पास, और इमरान खान ने किसकी दुम पर पाँव रखा कि जो इतना ज़ोर ज़ोर से चीखें निकलने लगी है। पहले हम बात करते हैं मरीम नवाज़ शरीफ की वापसी की। मरीम साहिबा की पाकिस्तान वापसी हो चुकी है और बड़ा ही लॉन्ग अवेटेड उनकी वापसी थी। हम लोग वेट कर रहे थे, उन्होंने अपने कारकुनान को बड़ा इंतज़ार करवाया हुआ था कब से, और बिलाखिर उनकी वापसी हो गई एज़ एक्सपेक्टेड। और जिन हालात में हुई है वो आप सबके सामने है। उनकी वापसी के मौके पर जो जो इंतज़ामात किए गए वो मुख्तलिफ चैनल्स पर नशर होते रहे। एक दफ़ा फ़्लाइट भी लेट हुई। बताया ये जा रहा था कि किसी कारकुन की तबीयत ख़राब हुई है जिसकी वजह से वो फ़्लाइट अबू धाबी से लेट उड़ी। ऐसी बात तो मीडिया पर बताई गई, लेकिन यहाँ पर हमारे सोर्सेज ने बताया कि मरीम नवाज़ के इस्तकबाल के लिए आने वाले काफ़िले और कारकुनान की जो तादाद थी वो मतलूबा नहीं मिल रही थी। कि एक लीडर के, मरीम नवाज़ जैसी लीडर के शायान शान एक क्राउड जमा हो सकता अगर वो 40 मिनट पहले पाकिस्तान पहुंच जाती या लाहौर पहुंच जाती, तो उसके लिए थोड़ा वेट कराया गया। ऐसा मेरे ख्याल में शरीफ फैमिली ही कर सकती है, अपने कारकुनान को इंतज़ार करवा सकती। खैर 40 मिनट क्या होते हैं एक लीडर के लिए, तो ये बहुत ही आम सी बात है। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि उनके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट के कुछ मनाज़र हमने देखे। इस बात में कोई शुबा नहीं कि मरीम नवाज़ ने, बल्कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से अच्छा क्राउड जमा कर लिया गया। लेकिन जो कहा जाता है वो क्राउड था। क्राउड का मतलब ये कि वो एक जगह के लोग नहीं, मुख्तलिफ़ जगहों से कारकुनान को मंगवाया गया, लाया गया। पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों से इस्तकबाल के लिए आए लोग वहाँ पर पहुँचे। ये स्पेसिफ़िकली लाहौर का क्राउड नहीं था, ये स्पेसिफ़िकली लाहौर बेस्ड क्राउड नहीं था, बल्कि जो लाहौर के शहरी थे वो इस्तकबाल की वजह से और इस क्राउड की वजह से काफ़ी परेशान भी नज़र आए। उनके मामलात ज़िंदगी रुक गए। बहुत सारी सड़कों को सरकारी प्रोटोकॉल की वजह से बंद किया गया। एयरपोर्ट जाने वाले रास्तों पर बहुत बड़ी तादाद थी लोगों की, और वो रास्ते बंद होने की वजह से डिफरेंट फ़्लाइट ऑपरेशंस भी मुतासर हुए। उसके बाद मरीम नवाज़ का जो काफ़िला था, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, बल्कि जो कहा जा रहा था, मुख्तलिफ़ रहनुमाओं की जानिब से ट्वीट किए जा रहे थे, बयानात किए जा रहे थे, तकरीबन करोड़ के करीब आवाम होगी। 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 1 करोड़ के करीब फिगर्स दिए जा रहे थे कि जनाब अली लोग मरीम नवाज़ के इस्तकबाल के लिए उम्मीद सहर, जो उनके इस्तकबाल का नाम रखा गया था, पता नहीं इस्तकबाल था या ऑपरेशन था, इस तरह के नाम तो जो है ऑपरेशंस का रखे जाते हैं, मिशंस का रखे जाते हैं। तो मरीम नवाज़ का जो इस्तकबाल था वो इस्तकबाल उम्मीद सहर था। और जैसा कि कहा जा रहा था कि मरीम नवाज़ के इस्तकबाल के लिए करोड़ के करीब, 1 करोड़ के करीब आवाम मौजूद होंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। 1 करोड़ के आवाम बहुत ही ओवर एस्टिमेटेड फिगर थी, जो कि देनी नहीं चाहिए किसी भी सूरत में। इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। लाखों तक अगर आप कह दें तो भी सही रहता है, लेकिन करोड़ आवाम थोड़ा सा ट्विटर पर हंसी का सबब बन गया। ट्विटर पे बड़ी लेदे भी हुई, और ख़ुसूसन उन इमेजेस की जो कि उन PTI PMLN के रहनुमाओं की जानिब से शेयर किए गए। उनमें से सर फहरिस्त 2 ऐसे इमेजेस थे जिनमें PTI के जलसों के शॉट्स को PMLN की जो सपोर्टर्स हैं वो बना के पेश किया गया। उन शॉट्स में लाखों की तादाद में वाकई लोग मौजूद हैं, और जिनको कहा गया कि ये PMLN के सपोर्टर्स हैं जो मरीम नवाज़ के इस्तकबाल के लिए निकले हुए हैं। लेकिन वो शायद एडिटिंग में PTI के झंडे हटाना भूल गए, और कुछ इमेजेस में तो पीछे स्टेज भी नज़र आ रहा था, जो कि साफ लग रहा था कि ये एयरपोर्ट नहीं है, कोई मैदान है, कोई जलसागाह है जहाँ पर ये लोग जमा हैं। तो खैर इस किस्म के इमेजेस जो हैं बहुत मजाक का निशाना है। यहाँ पर बात की जाए तो ये हम कह सकते हैं कि मरीम नवाज़ की वापसी के मकासद क्या हैं। एक मकसद तो यही है कि वो सियासत में दोबारा आके हिस्सा लें, पार्टी को लीड करें, और उसमें दूसरा बड़ा मकसद क्या है? दूसरा बड़ा मकसद ये है कि शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली, जिनमें हमजा शहबाज भी शामिल हैं, उनका पार्टी पर से तसल्लुत ख़त्म करना। नवाज शरीफ की जानिब से ये अहकामात हैं कि आहिस्ता आहिस्ता शहबाज शरीफ को खुड्डे लाइन लगाया जाए। ये PMLN के जो कुछ नाराज़ रहनुमा हैं
उनकी जानिब से भी ये मुतालबा सामने आया था कि पूरी पार्टी पर एक ख़ानदान का तसल्लुत है, कब्ज़ा है और सारे बड़े बड़े ओहदे जो है ख़ानदान में ही तकसीम हैं। एक जो है 59 साला कैप्टन सफदर उनके नून लीग के यूथ विंग का सरबराह बना हुआ है, यूथ विंग को लीड कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा मजाक है। इसी तरह डिफरेंट ओहदे भी हैं। मरीम के बेटे भी आ चुके हैं यहाँ पर, वो भी पार्टी के कुछ ना कुछ पार्टी में अपना हाथ और हिस्सा डालने की कोशिश करेंगे और उनको भी खड़ा किया जा रहा है। खैर, बात हो रही थी मरीम नवाज़ की वापसी की। मरीम नवाज़ की वापसी में बाद वो आई, उन्होंने स्टेज संभाला, तकरीर की। अच्छा, ये बड़ा मुख्तसर सी वापसी थी, 1.5-2 घंटे में मरीम नवाज़ अपनी मंजिल तक भी पहुँच गई। तो जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था और मीडिया कवरेज के लिए लोग रेडी थे कि ये 2-3 घंटे से ज़्यादा ही चलेगी। एक लीडर होता है, आता है, बहुत सारी आवाम होती है, चलता है, आहिस्ता आहिस्ता काफ़िला निकलता है, मुख्तलिफ जगहों पर रुकता हुआ खिताब करता हुआ। लेकिन मरीम नवाज़ के सिलसिले में ऐसा नहीं हुआ। मरीम नवाज़ जो अपनी एक छोटी सी सर्जरी करवाने गई थी, वो अब वापस आई। अच्छा, उन्होंने अपनी उस छोटी सर्जरी के बारे में क्या कहा है कि वो बहुत ही अहम सर्जरी थी, बहुत ही ख़तरनाक सर्जरी थी और ये 5 साल से ड्यू थी और खान साहब के दौरे हुकूमत में उनको जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। एक साफ ऐसा झूठ जिसको हिस्टोरिकली चेक किया जा सकता है बहुत ही आराम के साथ। कभी भी मरीम नवाज़ की जानिब से या मुस्लिम लीग की जानिब से या शरीफ खानदान की जानिब से इस तरह की कोई भी रिक्वेस्ट नहीं की गई थी माजी में कि मरीम नवाज़ को सर्जरी की ज़रूरत है, या उनके डॉक्टर्स की जानिब से कि उनको कोई ऐसी जो है डिज़ीज़ है जो कि जानलेवा है और वो सर्जरी नहीं की गई, उनकी जान को ख़तरा है। लेकिन बहरहाल सबने देखा कि वो सर्जरी का कह के गई। सर्जरी के निशानात, अगर वो थ्रोट की सर्जरी थी, गले की सर्जरी थी, तो उनके कोई बज़ाहिर निशानात नहीं है। बहुत अच्छी रिकवरी की है मरीम नवाज़ ने, अगर कहा जाए तो बहुत ही अच्छे डॉक्टर मिले भाई स्विट्ज़रलैंड में। पाकिस्तान से बहुत ही एडवांस डॉक्टर होते हैं, शायद इसीलिए ये ख़ानदान पाकिस्तान में इलाज करवाना मुनासिब नहीं समझता है, जो कि इन्होंने शायद कोई ऐसा अस्पताल भी नहीं बना सके जहाँ पर इनके ख़ानदान का इलाज हो सके। बात कर रहे थे मरीम नवाज़ के, कहीं और निकल जाता हूँ मैं। खैर, मरीम नवाज़ ने कहा कि मेरी ऐसी सर्जरी थी कि जो 5 साल से ड्यू थी और बहुत ख़तरनाक थी। अब इस सर्जरी के बाद जब वो वापस आई हैं तो उनको एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना है कि पार्टी को लीड किस तरह करें, क्योंकि इस वक्त पार्टी के अंदर भी फूट पड़ चुकी है मियां नवाज़ शरीफ साहब के फ़ैसलों की वजह से, जो उन्होंने अपने ख़ानदान में पार्टी के ओहदे बांट कर अपने जो है सीनियर रहनुमा हैं उनको नाराज़ किया हुआ है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार है इस वक्त, और उनकी क्या बात है डार साहब की, डॉलर के जादू करते हैं लेकिन उल्टा जादू उन पे हो गया है, काला जादू मेरे ख्याल में, तो उन पर भी बात करेंगे किस तरह उनकी चीखें निकली हैं। खैर, अच्छा, एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो सामने आई। इंटरेस्टिंग वीडियो क्या सामने आई, जिस पे हम ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे उसका चर्चा हो रहा है, और वो चर्चा है कि मरीम नवाज़ के साथ स्टेज पर एक नाजेबा हरकत हुई है। हम आपको यहाँ पर वीडियो भी दिखा देते हैं कि वो नाजेबा हरकत क्या हुई, कैसे हुई। लोग उसको नाजेबा हरकत कह रहे हैं। हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर उसकी मज़म्मत करते हैं। किसी भी लीडर, ख़ुसूसन ख़वातीन के साथ, बिलखसूस ख़वातीन के साथ इस किस्म का कोई भी हरकत नहीं होनी चाहिए, और ना ही इस किस्म का कोई रवैया अपनाना चाहिए। अगर ये वाकई हरकत थी, आई डोंट नो, उसकी मज़म्मत करते हैं। और लेकिन फिर ये हुआ कि एज़ यूजुअल हमारे ट्विटर के अवाम जो है सामने आया और उसको भी मीम्स का और तंज़ का और मज़ाक का निशाना बनाया। कुछ ने कहा कि किसी ने मरीम नवाज़ की सर्जरी चेक करने की कोशिश की, और किसी ने कहा कि जनाब अली पीछे तलाल चौधरी खड़े थे, उन्होंने अपनी तंजीम साजी वाली एपिसोड का बदला ले लिया। खैर, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ये भी इस तरह की ट्वीट्स नहीं करनी चाहिए, इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। ये भी बहुत ही काबिल मज़म्मत हैं, हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। यहाँ पर आवाम को इससे इज्तनाब करना चाहिए। लेकिन मरीम नवाज़ की जो टाइमिंग थी, मरीम नवाज़ की टाइमिंग नहीं, मरीम नवाज़ की वापसी की टाइमिंग और उनके जलसे की टाइमिंग, ये बड़ी मैच कर रही थी एक और दूसरे इवेंट से। वो दूसरा इवेंट क्या था? वो दूसरा इवेंट था फवाद चौधरी साहब की जो अदालत में पेशी थी। वहाँ पर उनका रिमांड की इस्तदा की गई हुई थी पुलिस की जानिब से, उसके साथ मैच करी थी, क्योंकि अदालत ने कहा था, उस पर फ़ैसला महफूज किया था, कहा था थोड़ी देर में सुनाया जाएगा। लेकिन वो फ़ैसला उस लम्हे सुनाया गया जिस लम्हे मरीम नवाज़ शरीफ स्टेज पर आ गई थी, आने वाली थी। पूरी मीडिया कवरेज उस तरफ हुई थी, तो पूरी मीडिया कवरेज
जब उस तरफ डाइवर्ट हुई थी, पीछे से अदालत का फैसला आया, 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दिया गया है फवाद चौधरी साहब का। फवाद चौधरी साहब की बेगम जो है हिबा चौधरी, वो बड़ी ही क्या कहते हैं बुलंद हौसले वाली खातून है, और पिछले 3 दिन से वो जिस तरह अदालत में जाके अदालत का सामना कर रही हैं, पुलिस का सामना कर रही हैं, मीडिया पर आके अपने शौहर का, अपनी पार्टी का दिफा कर रही हैं, खड़ी हैं, वो भी बहुत ही काबिल तारीफ़ है। हिबा चौधरी ने कहा था कि उनको उनके शौहर से मिलने नहीं दिया जा रहा, ख़ास तौर से जब बख्शी खाने में रखा जाता है किसी भी कैदी को, तो वहाँ पर कैदियों को अपने ख़ानदान से मुलाकात की इजाज़त होती है। और ये कोई ख़तरनाक कैदी नहीं है, कोई ख़तरनाक केस नहीं है, कोई कत्ल का केस नहीं है, ये एक पॉलिटिकल केस है जिस पे कोई बंदा कह दे तो इस तौर पे आम तौर पर नरमी होती है, ख़ानदान वालों से मिलने दिया जाता है, वकीलों से मिलने दिया जाता है, लेकिन फवाद चौधरी साहब को मिलने नहीं दिया गया उनकी बेगम हिबा चौधरी के बकौल। उन्होंने कहा कि जनाब उनकी बेटियों तक से मिलने नहीं दिया गया, जो बच्चियां थी, फवाद चौधरी ने कहा कि मुझे मेरी बेटियों से मिलना है। और हिबा चौधरी ने यह भी कहा कि इस मौके पर फवाद चौधरी की आंखों में आंसू आ गए, जो एक फितरी बात है। एक बाप के लिए वो अगर अपनी बेटियों से नहीं मिला और ख़ासतौर से ऐसे वक्त से गुजर रहा है तो उसको अपने बच्चों की याद आती है। बेटियों की ख़ास तौर से बेटियां सांझी होती हैं, मेरे ख़्याल में बेटियों को मिला देना चाहिए था। फवाद चौधरी साहब को जिस तरह मुंह पर कपड़ा डालकर दहशत गर्दों की तरह अदालतों में घुमाया जा रहा है, यहाँ से वहाँ लाया जा रहा है, वो भी बहुत ही काबिल मज़म्मत है। और से ये चीज़ आया होती है, ये चीज़ सामने आती है कि ये हुकूमत क्या चाह रही है। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, ये एक प्लान है, एक पूरा प्लान है कि तहरीक इंसाफ की जो टॉप की क़यादत है बशमूल इमरान खान साहब, उनको साइडलाइन किया जाए, उनको मंजरनामे से हटाया जाए, ताकि ये अपने सारे प्लान्स जो ये इन्होंने डिवाइस किए हुए हैं मुल्क की मईशत के हवाले से, मुल्क के हवाले से, इस मुल्क को जो लोग चलाना चाहते हैं उनके साथ मिलकर वो उस पर पूरा अमल करना चाहते हैं, वो उनको कंप्लीट करना चाहते हैं, उनको मुकम्मल करना चाहते हैं उन प्लान्स को। इसलिए फवाद चौधरी साहब को भी उस लपेट में लिया हुआ है इस टाइम में। हालांकि इतना बड़ा केस नहीं है, 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड बनता नहीं था। हमारे जो वकील दोस्त हैं उन्होंने बताया, उन्होंने पुलिस की जानिब से अदालत में ये कहा गया कि उनकी अदालत ने कहा जी आपके पास पहले ही 3 दिन से थे, तो आपने क्या इस दौरान रिमांड के दौरान या इस दौरान अपनी हिरासत के दौरान क्या मतलूबा इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं की। हालांकि केस बहुत सिंपल है, फवाद चौधरी साहब अपने बयान से अभी तक पीछे नहीं हटे हैं, उन्होंने इकरार किया है और वो इतराफ़ करते हैं जी हाँ मैंने इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहा है, मैं अपने बयान से पीछे नहीं हट रहा हूँ। पुलिस की तरफ से अदालत में जवाब दाखिल किया गया कि नंबर 1 हमें इनका फ़ोटोग्रामेटिक टेस्ट कराना है। फ़ोटोग्रामेटिक टेस्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। फ़ोटोग्रामेटिक टेस्ट एक साइंटिफिक टेस्ट होता है जिसमें इमेजेस के ज़रिए, इमेजेस की साइंस, इमेजेस के जो होता है एनालिसिस के ज़रिए इस चीज़ का पता लगाया जा सकता है कि जो भी वाक़या हुआ है, रूनमा हुआ है, उसमें कितनी ममासलत है, उसकी क्या बाउंड्रीज़ हैं, वो किस तरीके से मैच करता है किसी भी इवेंट के साथ। फ़ोटोग्रामेटिक टेस्ट की क्या ज़रूरत है मेरी समझ में नहीं आया इस सूरत में, जब वो बंदा ऑन वीडियो मौजूद है और उस बंदे का बयान ऑन वीडियो मौजूद है, वो इकरार कर रहा है, आई डोंट नो। दूसरा, पुलिस की जानिब से ये कहा गया कि अभी तक हमने फवाद चौधरी का मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप कब्ज़े में नहीं लिया, वो हमने हासिल करना है, उससे एविडेंस निकालनी है। अगेन दोबारा से, लैपटॉप आपको एविडेंस के लिए क्यों चाहिए? जो फवाद चौधरी का बयान था वो लैपटॉप से नशर नहीं हुआ था, वो फवाद चौधरी ने लाइव खड़े होकर बोला था। फवाद चौधरी का जो बयान था जिस पे केस बना है, वो फवाद चौधरी ने फ़ोन पे कॉल करके किसी को नहीं बोला था, वो फवाद चौधरी ने खड़े होकर ऑन मीडिया सबके सामने लाइव बोला था, जिसकी बिना पर उनको हिरासत में लिया गया। फ़ोन्स और लैपटॉप लेने का मकसद क्या है? सिर्फ ये है कि वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए पुलिस को, वो रसाई मिल जाए कि खान साहब या खान साहब के लीडर या खान साहब की जो मैनेजमेंट है वो किन किन हवालों से, किन किन अफराद से राब्ते में है। नंबर 1, अगर कोई प्लान पीटीआई की जानिब से डिवाइस किया गया है, कुछ ईमेल्स हैं, वो के कब्ज़े में आ जाएं। और सवाल ये उठता है पुलिस का उससे क्या काम? तो
तो जनाब बज़ाहिर जैसा कि हमने कहा ये पुलिस का वाकई में काम नहीं है, और ये जिनका काम है, जिनको ये चाहिए वो ये करवाना चाह रहे हैं, वो ये चीज़ें हासिल करना चाह रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों से। मुराद सईद के पास भी कुछ ऐसा मवाद मौजूद है जो कि कुछ ताकतें, कुछ इदारे हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो भी अब तक रसाई उनको हासिल नहीं हो सकी। और उनका मैं आपको एक इशारा दे दूं कि इसका अरशद शरीफ कत्ल केस से बहुत बड़ा ताल्लुक़ है, और क्या सबूत है बहरहाल हमें नहीं पता, लेकिन पार्टी ज़रा यही बताते हैं कि ये बहुत ही अहम डेटा है, बहुत ही हसास डेटा है, जो कि अगर लीक हो जाता है या बाहर आ जाता है या गलत हाथों में चला जाता है तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, और बहुत सारे इवेंट्स को उनकी असल शक्ल से हटाकर कवर किया जा सकता है। तो पुलिस का बज़ाहिर इस केस में, जब ये केस जिस मौके पर इस वक्त स्टैंड करता है, वो फवाद चौधरी के मोबाइल और लैपटॉप तक रसाई की डिमांड जो है वैलिड नहीं बन रही, लेकिन फिर भी अदालत की जानिब से उनको 2 दिन का रिमांड दिया गया है। देखें क्या पुलिस इसमें मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप हासिल करने में कामयाब होती है या नहीं। तीसरी चीज़ जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो हैं जनाब इसहाक डार साहब की चीखें जो निकली खान साहब की तकरीर के बाद। इसहाक डार साहब जिनके लिए मशहूर था और जिनके लिए बड़ा कहा जा रहा था, वो आके डॉलर को लपेट के रख देंगे और रुपए की कदर यूँ बढ़ाई जाएगी कि जैसे मुल्क में जो है तरक्की का दौरा हो जाएगा और पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन वही इसहाक डार साहब इस तरह नाकाम हो चुके हैं, बुरी तरह पिट चुके हैं उनकी स्ट्रेटजी कि एक तो पाकिस्तान में डॉलर की कीमत 262-265 तक पहुँच चुकी है, और फिर दूसरा ये कि हमारे रिज़र्व्स इतने कम रह चुके हैं जो तारीख़ का लोएस्ट तरीन लेवल है, और फिर इस वक्त मईशत का जो हाल है वो आप सबके सामने है। इमरान खान ने जब ये सारे हक़ाइक़ आवाम के सामने रखे अपनी तकरीर में, तो सबूत के साथ और रेफरेंसेस के साथ, तो इसहाक डार की चीखें निकलना एक फ़ितरी बात थी। इसहाक डार साहब जिनको नून लीग ने मिफ्ता इस्माइल जैसे दिमाग पर फ़ौक़ियत देकर बिठाया गया सिर्फ़ इसलिए वो नवाज़ शरीफ साहब के समधी हैं और उनको भी कोई वजारत चाहिए थी, होना चाहिए था, और मिफ्ता इस्माइल के जो किए गए मुश्किल फ़ैसले थे उनका जो ज़िम्मा था वो तो मिफ्ता इस्माइल पर डाल दिया गया था। लेकिन फिर अब थोड़ा सा उनको कहा गया था कि जी फेस सेविंग के लिए इसहाक डार आएंगे, लेकिन वो फेस सेविंग क्या होती, वो उनके फेस पे कालक मल दी गई मुस्लिम लीग नून के। और इस वक्त पाकिस्तान की मईशत जहाँ खड़ी है वहाँ से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की आवाज़ें आ रही हैं, यानी वहाँ से वापसी मुमकिन नहीं है। और इसका एक ही हल है जो कि अब खान साहब भी बोल चुके हैं, इमरान खान साहब, कि हमें ला महला IMF के पास जाना पड़ेगा। लेकिन क्या इमरान खान साहब इस बात की तायद कर रहे हैं हमें IMF के पास जाना पड़ेगा? क्या वो हुकूमत के साथ हैं इस मामले में? नहीं, ऐसी बात नहीं है। खान साहब का ये कहना है कि IMF के साथ अगर हमने जाना है तो हमें अपनी शराइत पे जाना पड़ेगा, कुछ लो कुछ दो की पॉलिसी पे अमल करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त हुकूमत क्या कर रही है, IMF की तमाम तर शराइत मानने का इंदिया दिया जा चुका है, फ़ैसला हो चुका है शहबाज शरीफ की जानिब से। IMF का जो नवा जायज़ा इजलास है उसमें जो IMF अपनी डिमांड सामने रखेगा, मुल्क की मईशत के हवाले से, मुल्क में महंगाई के हवाले से, प्राइसेस के हवाले से, पेट्रोल की या मुख्तलिफ़ चीज़ों की, गैस की, वो हुकूमत को माननी पड़ेंगी, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। इमरान खान साहब यही कह रहे थे कोई ऐसी स्ट्रैटेजी डिवाइस की जाए कि जिसमें आपको भी कुछ हासिल हो, ना कि आपको सब कुछ ही अपना देना पड़े। कुछ लो कुछ दो की पॉलिसी ऐसे भी दिमाग है पाकिस्तान में, अगर उनको यूज़ किया जा सके तो। खैर बहरहाल इसहाक डार साहब की चीखें थी और उन्हें इमरान खान साहब को मनाजरे का चैलेंज दे दिया जी। मनाजरा क्या होता है? ये मनाजरा तो आप सबको पता है, मनाजरा किसी भी मजहबी बात, दीनी बात या उस पर उलमाए कराम करते हैं, किसी भी दीनी इशू को सेटल करने के लिए मनाजरा किया जाता है। चूँकि मुस्लिम लीग नून हर चीज़ में मज़हब कार्ड खेलने की आदी है, माजी में भी और हर जगह पे, और इस तरह की कैंपेन्स भी नफ़रत आमेज़ कैंपेन्स मज़हब को आड़ बनाकर इमरान खान के ख़िलाफ़ भी कर चुकी हैं, बेनज़ीर के ख़िलाफ़ भी कर चुकी हैं। तो ये एक जो है दोबारा उनका जो मजहबी मनाजरा है वो उनके मुँह से निकल गया और उन्होंने उस मनाजरे को पता नहीं अपने आप को बहुत ही वो आलिम दीन समझ रहे हैं डार साहब, या खान साहब को दूसरे किसी मुखालिफ फ़िरके का आलिम समझ रहे हैं, उनको मनाजरे का चैलेंज दिया और मनाजरे में पता नहीं वो क्या साबित करना चाहेंगे। हालांकि इन मनाजरों की बजाय अगर आप अपनी मईशत पर तवज्जो दें, जितना ज़ोर आपने PTI को गिराने पर लगाया हुआ है उतना ज़ोर अगर आप मईशत ठीक करने में लगा दें तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी बेहतरी हो सकती है, अफाका हो सकता है। लेकिन शायद ऐसा होने नहीं दिया जा रहा या वो ऐसा करना नहीं चाह रहे, और आवाम यही कहती है, हालात ये बताते हैं कि आखिरकार जिस तरह ये बार बार लंदन भाग जाते हैं सब कुछ लपेट लपाट कर, वैसे ही अपना पैसा ये इस मुल्क से निकाल कर अपने ख़ानदान समेत किसी बाहर के मुल्क लंदन चले जाएंगे और पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफ़िज़ है, जो कि
इसहाक डार साहब ने अगेन अपनी स्पीच में कहा कि पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़ है, अल्लाह ही पाकिस्तान की तरक्की करेगा, सब कुछ अल्लाह ताला के ज़िम्मे डाल दिया गया इसहाक डार साहब की जानिब से। और तो इसका क्या मतलब है कि आप अपनी कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्या आपने बंद कर दिया है काम करना? और अगर सब कुछ अल्लाह ने ही करना है तो भाई आप लोगों की ज़रूरत नहीं है, आप लोग चले जाओ, हम लोग अल्लाह के सहारे जी लेंगे, पहले भी अल्लाह के सहारे जी रहे थे, और पाकिस्तान की आवाम की जान छोड़ें आप। खैर भारत, आपको मज़ीद अपडेट्स देते रहेंगे। ये थी आज तक की अपडेट्स, फिर इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे चीज़ें डेवलप होती जा रही हैं, इस वक्त जो है रात तक देखते हैं क्या होता है। मज़ीद रात को एक और वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको कोई बात ऐसी लगी कि जो आप समझे कि गलत थी, तो प्लीज़ इस्लाह करते हैं हमारी, वरना हमें आप अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। बहुत शुक्रिया।